जय माता दी। जय माता दी सर। इंडस वाटर ट्रीटी पे चर्चाएं चल रही हैं, पूरे भारत के मीडिया, पाकिस्तान की चैनल्स लगे हुए हैं बातें करने के लिए। बड़े दुख इस बात का हो रहा है। मेरे साथ रवीश है, जमवाल साहब है, अमित अजरावत है। पहले तो मैं अपनी टीम के साथ भी बहुत गुस्सा कर रहा था सुबह से कि भाई क्या कर रहे हो। दो देशों के बीच में जंग की सिचुएशन बन चुकी है और बेड़ा गर्क है उन लोगों का, सत्यानाश है उन उन जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों का, जो रेडिकलाइजेशन की वजह से दुनिया को जंग के मुहाने पे की तरफ पिछले कई सालों से भेज रहे हैं। हम छोटे थे, 91 का दौर था, इराक पे अमेरिका ने स्ट्राइक्स की, हम 7th में पढ़ रहे थे, 8th में, तो शुरू हो गया था कि यार अब थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी। आज हम लोग, आज उससे कितने साल आगे आ गए, थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी। मुझे लगता है लोगों को पता नहीं कितना खुशी मिलती है थर्ड वर्ल्ड वार की बात करके। और ये भारत को क्रेडिट देना चाहिए कि हमने 1971 के बाद 2099 में करगिल होने के बाद भी हम लोगों ने वॉर को कोशिश की अवॉइड करने की। वो तो भारत की सभ्यता का पार्ट है कि भारत हमेशा वॉर के अगेंस्ट होता है, कभी वॉर के फेवर में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन और दुर्योधन के बीच में, कौरवों पांडवों के बीच में कहा कि जंग, युद्ध विकल्प नहीं है, विकल्प है डायलॉग, डिस्कशन। लेकिन जब पहलगाम जैसे हादसे होते हैं ना, उन हादसों से एक एक कदम नहीं, हम 10-10 कदम की छलांग मारते हैं युद्ध की तरफ। और युद्ध में बच्चे अनाथ होते हैं, वाइफ्स विधवा होती हैं, घर उजड़ते हैं, देश उजड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। और उन चंद लोगों को हम लोग ज़्यादा नुकसान होता नहीं देखते हैं जिनकी वजह से ये युद्ध होते हैं। तो मैं जब छोटा था, मेरे फादर साहब ने मुझे ऐसे लिखाया था, इविल्स ऑफ वॉर। उसके लफ्ज़ मैंने आज आपके सामने किए हैं कि जो वॉर है ये इंसानियत की दुश्मन है और इस वॉर में किसी का भला नहीं होता। और जब मैं बड़ा हुआ, महाभारत देखी, और वो ग्रंथ के तौर पे भारत की सिविलाइजेशन में रखी गई है कि लोग इसको बार बार देखें, कि आग देने के लिए लोग नहीं बचते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क और टेररिज्म जैसी सेना को ये समझ ही नहीं आ सकता है। मुझे लगता है वो इंसान के रूप में राक्षस है, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग एक मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं और क्या हासिल करेंगे। इस दुनिया में तो सुख मिल नहीं रहा, दूसरी दुनियाओं के सुखों को लेने के लिए यहाँ पे हमें कोई मोटिवेट कर रहा है, और जो मोटिवेट कर रहा है उसकी उम्र 17 साल हो रही है, पोतरे पड़पोतरों वाला हो रहा है। और जो मोटिवेट हो रहा है 17, 18, 20 साल का बच्चा, उसकी बहनें रो रही हैं। और बहनों की भी अकल देखो कैसी है। आज वो तराल की फैमिली कह रही थी मेरा भाई मुजाहिदीन है। भाई किस बात की मुजाहिदीन है? क्या चीज़ है आपके पास जो आप, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है? आप किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो? आपको कहाँ कोई लेके जा रहा है? ये सवाल पूछने ज़रूरी हैं। ऊपर डिस्कशनें शुरू हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप किया गया, भारत के द्वारा अबेयस में डाला गया। स्क्रैप बोलना गलत होगा कि कुछ देर के लिए हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं आज एक सीनियर हमारे भाई हैं बड़े, संत कुमार शर्मा जी, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, हमने टाइम लिया था उनसे। उन्होंने कहा मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आऊँगा और एलेबरेट से बात करूँगा। तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। अमित आप जानते हैं उनको, राजा भाई आप भी जानते हैं। बड़ी कोरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं और सच्चे इंसान हैं। उन्होंने बोला कि शिवांग, जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था मैं बोलता रहा जाओ कश्मीर, जो मुझे मिलता था जाओ कश्मीर। जब भी ये इंसिडेंट नहीं हुआ था मैं आपको ही बोलता रहा शिवांग जाओ भाई कश्मीर। अब मैं ओपन नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा जाओ कश्मीर। मैं, मुझे कोई बोलेगा मैं डोंट गो टू कश्मीर, मैं इस बात को रिपीट करूँगा। तब भी मेरा आप ये प्रोग्राम देखें, सत्य संग में हम सत्य संग की बात करते हैं। और संत जी जैसे लोग बड़े कम हैं दुनिया में जो कड़वी बातें करते हैं, बड़े सच्ची बातें करते हैं। उन्होंने IWTU पे काफ़ी काम किया, उन्होंने मुझे पूरा उसका स्ट्रक्चर बताया। उसके बारे में हम इसी में चर्चा करेंगे, सब अपना व्यू देंगे, ताकि हमारे सत्संग के बाद, अर्थ न्यूज़ के सत्संग के बाद, लोग थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में समझ पाएँ कि क्या डिसीजन भारत की सरकार ने लिया, जो कि रिएक्शन के तौर पे माना जा रहा है। जैसे हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी और बड़ा एक उसमें बात आई थी कि हमने टेररिज्म को ख़त्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया। इंडस वाटर ट्रीटी से क्या लॉस होगा पाकिस्तान के उन लोगों को जिन लोगों ने
टेररिज्म को सपोर्ट करने में अपना रोल प्ले किया। तो संजय कह रहे थे कि जैसे पहली बात हम इस इंसिडेंट के पहले बोलते थे कि जाओ कश्मीर, जाओ कश्मीर, कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, अपने दोस्तों को, मित्रों को, बाहर से आने वालों को, जम्मू वालों को, सबको। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैं नहीं बोल पाऊँगा जाओ कश्मीर, मैं उल्टा बोलूँगा डोंट गो टू कश्मीर, क्योंकि मेरी कन्विक्शन ख़त्म होगी इस इंसिडेंट के बाद कि कैसे किसी को बोलूं कि आप कश्मीर में जाओ और आप सेफ हो, है ना। कोरी बात की उन्होंने। और उसी के आगे उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है एज़ पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं अभी फ्रेश हो रहा हूँ और मैं आपको किसी दिन कल या आज टाइम दूंगा अर्थ न्यूज़ को और आपके साथ बैठ के पूरी एलेबोरेशन बताऊँगा। फ़िलहाल उन्होंने जो पॉइंट बताया वो हम अर्थ न्यूज़ में बताएंगे। पहला जॉल्ट जो है, वो पहला जॉल्ट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, कम मीडिया हाउसेस ने उसके बारे में रवीश बात की, और वो जॉल्ट था कि जो 6 नहरें जिसकी इनागुरेशन आर्मी चीफ मुनीर ने की थी, वो उनकी इनागुरेशन को कैंसिल किया गया और भुट्टो जी को बुलाया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये बताया गया कि जो 6 नहरों की इनागुरेशन हमने की थी, जो बनानी थी, जो खोदनी थी इंडस के ऊपर, सिंधु के ऊपर, वो नहरें अब हम नहीं बना रहे हैं। पहला जॉल्ट जो उनको मिला। नहरों से एग्रीकल्चर होता है, नहरों से इकोनॉमी चलती है, पानी से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है। तो जो फिनांस आता था पाकिस्तान को एग्रीकल्चर से मेजरली, वो फिनांस को जॉल्ट लगा है, धक्का लगा है, जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कभी प्रायोरिटी नहीं थी इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करना जब से ये बनाई, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अक्सर अब पॉलिटिकल बातें भी होती है लेकिन जो सच है वो सच है, कांग्रेस की नीति हमेशा ये रही कि पाकिस्तान हमारा एक नेबर है, हम उसके साथ कोशिश करें इस तरीके से चलने की जिस तरीके से नेबर से चल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट समझना है, हमारे दोनों नेबर्स की आइडियोलॉजी समझनी है जो इस प्रोग्राम में हम बताएंगे। पहली, एक नेबर हमारा हो गया इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का शिकार, इसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे हमारे रवि शांडू जी, और दूसरा नेबर हमारा हो गया कम्युनिज्म का शिकार, दैट इज चाइना। ये दोनों ही थॉट ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आज चल रहा है ये उसी की देन है। रशिया इसका शिकार था, लेनिन, स्टालिन, मास कैजुअलिटीज़ की गई, जितने ब्लड शेड कम्युनिज्म ने किया है पूरी दुनिया में, उतना ब्लड शेड किसी वॉर ने भी नहीं किया। लाखों लोगों को मार के कब्रों में डाल दिया गया। हिटलर के जो हम बात करते हैं कहीं ना कहीं वो सोशलिज्म और इसी जिसको रेडिकलाइज और फैनेटिज्म की तरफ चलता है। आई एम राइट, एवरीबडी इज़ रॉन्ग। तो दुनिया में मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन आया है, हिस्ट्री जिसको गोल्डन वर्ड्स में लिखेगी, वो है डेमोक्रेसी का आना, कि सबके विचार इंपॉर्टेंट है, सबकी सोच इंपॉर्टेंट है, सबको साथ लेके चलना है, और जो मेजॉरिटी हमारी बनता है ओपिनियन, उसके ऊपर सबने खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। देश ने, दुनिया ने आगे बढ़ना है। लेकिन कम्युनिज्म, फैनेटिज्म, मतलब एक्सट्रीमिज्म, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एवरीबडी इज़ राइट, एवरीबडी इज़ रॉन्ग, जो रॉन्ग है उसको रोको, जो मेरी बात नहीं सुनता उसको मार दो। और जो बुक्स, जो लिटरेचर इसको सपोर्ट करता है कार्ल मार्क्स का, उसको डिवाइन बुक्स मान लेना। तो हमारे दोनों नेबर्स हमें ऐसे मिले, जो नेबर्स जो थे जिनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड देश बने, सब फिरकों को साथ में लेके जाने वाले, ज़ात पात धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के ऊपर काम करने वाले, सोशलिस्टिक रिपब्लिक बने। और चाइना बना कम्युनिस्ट रिपब्लिक, उनका आइडियोलॉजी माओवाद बनी। पाकिस्तान ने अच्छा भला डेमोक्रेटिक कंट्री मिला, उसने अपने आप को, कल आसिम मुनीर ने बोला ना कि वो आर इस्लामिक नेशन, इस्लामिक कंट्री, और इस्लामिक कंट्री का इंटरप्रिटेशन उन्होंने कर दिया कि हमारा तो हक है जहाद करना, कि जो हमारे से राज़ी नहीं है, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, हमारे लिए वो एक एनिमी ऑफ इस्लाम है, फिर वो इनोसेंट है तब भी उसको मारना जायज़ है। और हम दोनों, हम भारत उसके फंस के रह गया। लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। कांग्रेस ने देश हित को पीछे रखा और एक ना वर्ल्ड में एक अपना इमेज बनाने के लिए ऐसी ऐसी ट्रीटीज़ की जिसका नुकसान भारत को हमेशा होता रहा। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पानी जम्मू कश्मीर को लोगों को बगैर पूछे पाकिस्तान को दिया गया।
और आज उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट सुन के मेरा मन खुश हुआ कि खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि दुखी, उन्होंने भी ये मेरी वाली बात बोली कि हम खुश नहीं है भाई, ये तसल्ली है। मुझे भी ये तसल्ली हुई कि कम से कम चीफ मिनिस्टर की चेयर पे एक ऐसा आदमी है जो सच बोलता है। उसने ये कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने, राजा भैया, उन्होंने कहा ये बातें सुनने वाली होती हैं, लोगों तक भी ज़ोर ज़ोर से बोल के बतानी होती है, अर्तनुज का काम है। अखबारों का काम ये नहीं है कि कौन किसकी अपीजमेंट करे, हमारा काम है सच बोलना। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको इंडस वाटर ट्रीटी से पहले से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये पानी हमारी बिजली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, ये पानी हमारी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो संत जी से डिस्कशन हुई हमने, जो जीरोइंग की, वो ये थी, अमित, जैसे आपने मुझे सुबह मॉर्निंग में बोला सर एक बार डिस्कस कर लो, तो काफ़ी लंबी बात हुई। तो हमने डिस्कशन करके पहले तो पता लगा, जो मैंने आपको बोला कि जॉल्ट हुआ है पाकिस्तान को, अच्छा जॉल्ट हुआ है, 6 नहरें उसकी बंद हो गई हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म में भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जगदम तो आ नहीं जाएगा, लेकिन अगले 3 महीनों ने 3-3 महीने करके, संत जी ने बोला, अगर वो साथ होते ज़्यादा अच्छी बात थी, कि अगले 3 महीनों में गर्मी बढ़ेगी, पानी कम होगा, और पाकिस्तान को ये नहीं पता होगा कि मुझे पानी कितना मिल रहा है। मेरी तरफ हम रोक तो सकते नहीं है डैम्स को पानी, तो ये मैं बोलूँगा कि नहीं जी इमीडिएटली लॉस हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, अगले 3 महीनों में पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं होगी उन लोगों को। एक तरफ उनकी तरफ गर्मी बढ़ रही होगी, दूसरी उनके दरियाओं में जो पानी है उसका लेवल क्या है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, उसके लिए देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पाकिस्तान मैनेजमेंट। पहला लॉस ये होगा, पानी कम होगा, पानी की सप्लाई के ऊपर भारत जो है उसको देख सकता है, कितना उसको चाहिए, कितना रोक सकता है, जितना उसको रोकने की क्षमता है उतना पाकिस्तान, वह पहले इंडिया अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा, फिर जितना उसने ग्रेविटेट करना है वो तो करेगा, रोक थोड़ी सकते हैं पानी का फ्लो। लेकिन जो एक मैनेज होता था ना सिस्टम, वो मैनेजमेंट नहीं होगी, जिसका लॉस इमीडिएटली पाकिस्तान को होगा। फिर अगले 3 महीनों में क्या होगा, बरसातें होंगी, बरसातों को हैंडल, फ्लड्स को करना ईजी था बाय पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम, लेकिन अब बरसातों का जब मोल आएगा 3 महीने में, फिर 3 महीनों से 6 महीने में आते आते एक और लॉस होगा पाकिस्तान को। उसके बाद में जब उसके बाद ग्लेशियर का पानी पिघलना बंद हो जाएगा, पानी थोड़ा हो जाएगा, तो पाकिस्तान को यही नहीं समझ में आएगा कि मेरे को पानी आ कितना रहा है, मैंने किस हिसाब से पानी यूज़ करूँ। इसका असर किस पे पड़ेगा, उनकी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो उनके डैम इस पे बने हैं। अंडरस्टैंड आई एम सेइंग। तो ये मेरे अपने नहीं है, एक एक्सपर्ट इंसान संत जी ने जो कहा, तो भारत का ये जो डिप्लोमेटिक मूव है, बेसिकली ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लो है, जिसके वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकल लॉस होगा, इंटरनल उसकी जैसे टेररिज्म से हमारी स्टेबिलिटी पर असर आया, इस एक एक्ट से, भारत के साथ इस कोऑर्डिनेशन फेलियर से पाकिस्तान को मल्टीपल लेवल पे लॉस होगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनल मैनेजमेंट का लॉस होगा। और इसकी शुरुआत किसने की, बीजेपी के माइंडसेट से ये शुरुआत हुई। बीजेपी से जो अलाई करते हैं थॉट्स, उन्होंने की 1990s में, 1990 में ये बातें चली जब टेररिज्म यहाँ पीक पे चला। हमेशा कहा गया कि हमने क्यों समझौता करना है पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान यहाँ पे गन्स बेचता है, जब पाकिस्तान यहाँ इनोसेंट लोगों को मारने की कोशिश करता है, हमने क्यों बात करनी है। ये बात पहले भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखी थी कि हम जब भी पावर में आएंगे हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, बट कांग्रेस ने इसमें कभी भी स्टैंड नहीं लिया और ये कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद जब अटैक हुआ पार्लियामेंट में, फिर से इस पर बात चली और वाजपेयी साहब ने कही, जब भी पाकिस्तान के साथ हमारे डिफरेंसेस हुए, लेकिन 3 जंगें होने के बाद भी इसको अबेंस में नहीं डाला गया। लेकिन जब 2016 के अटैक हुए या उसके बाद मल्टीपल लेवल्स पे पाकिस्तान के डिफरेंसेस हुए, हर बार ये हुआ कि ट्रीटी को रिव्यू करने की कोशिश की जाए, और अल्टीमेटली 23-24 में नोटिस सर्व किए गए कि हम इसके ऊपर फाइनली अब रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, आप आ जाइए। अभी वो नोटिस सर्व किए गए थे और हमारा पहलगाम का ये हादसा हुआ, और इसके जवाब में बीजेपी का ये हम मान के चलें, एक जैसे 370 तोड़ने का एक उनका मैनिफेस्टो था ना, उनको एक लगता था कि एंटी नेशनल है, वैसे ही बीजेपी की माइंडसेट थी, और ये माइंडसेट मेजॉरिटी की भी थी कि पाकिस्तान की अपीजमेंट करके भारत को कुछ नहीं मिला। चाहे पाकिस्तान को पैसा दिया गया 1947 के बाद, चाहे ये पानी दिया गया, उसको वॉर लड़ी फिर भी कुछ नहीं दिया, चाहे शिमला समझौता करके पाकिस्तान को सोल्जर वापस दिए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
चाहे करगिल के दौरान हमने लैंड क्रॉस नहीं किया, एयर स्पेस क्रॉस नहीं की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब इसको स्क्रैप करके भारत ने सारे पॉलिटिकल टाइज जो है पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए और हर किस्म के इंटरेक्शन का रास्ता खोल दिया, जो एक डिफाइंड हो चुका है कि अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं किया था तो उसका जवाब पाकिस्तान को ऑल डिप्लोमेटिक टाइज को क्लोज करके मिल गया। तो इसके ऊपर भी शब आप डिटेल बात करें। जी मैं पहले ट्रीटी पे ही आऊँगा। जो जो ये ट्रीटी थी, इस ट्रीटी का जब ये पोजीशन में आई 1960 में, उस टाइम पे देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये ट्रीटी कैसे की गई, इसका जो मैं थोड़ा सा टोटल वाटर फ्लो की बात करूंगा कि टोटल वाटर फ्लो जो इन रिवर्स में चल रहा था 2000 के आसपास से अभी तक के डेटा को कंपाइल करके हमने कुछ थोड़ा सा डेटा बनाया है। तो जो इसकी वैल्यू जो मानी जाती है वो MAF में मानी जाती है, मिलियन एकड़ फीट जो वैल्यू होती है एक रिवर में पानी नापने की, ये एवरेज वैल्यू होती है। जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर करीबन 55 MAF फ्लो है उस रिवर का। झेलम रिवर 25 MAF और चिनाब रिवर 35 MAF। अब कंपेयर करिए आप, इसकी ईस्ट की नदियां जो है वो भारत को मिली थी। जो रावी नदी है 5.5 MAF, ब्यास नदी 4.5 MAF और सतलुज 13.5 MAF। तो आप देखिए कि जो पानी था, टोटल पानी में से हमें केवल जो 3 नदियां थी हमारी आबादी उनसे करीबन 3 गुना थी। हमारा राइट उस हिसाब से भी पानी पे ज़्यादा था। और जो सारी मतलब उस टाइम पे अगर देखिए जो ऊंचाई थी, जो ताकत थी, वो ताकत भी भारत की ज़्यादा थी नेगोशिएशन की। इसके बावजूद उस ज़माने में मुझे पता नहीं कि ये जो 80% पानी है, ये 80% पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया। और इतनी बड़ी बड़ी इंडस नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये बड़ी बड़ी नदियाँ थी। अगर इनके सामने मैं रावी को देखूँ 5.5 MAF, ये तो एक तरीके से नाला सा लगता है, बिल्कुल कम लगता है उससे। तो हमें तो बिल्कुल वो दिया ही नहीं गया था। अमित, आपका क्या कहना है इस पे? देखो रवीश, सीधी सी बात है, जो ये इस जो एक्शन सरकार ने लिया ना, केंद्र सरकार ने, सबसे जो मतलब एक्सपर्ट भी हैं, जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को डिप्लोमेटिक वे में भी समझते हैं, या जो जिनका मतलब काफ़ी पकड़ है इस टॉपिक पे, वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़बरदस्त जो भारत का प्रहार है वो यही है, जो सिंधु समझौते पर जो अभी उसको मतलब सस्पेंड किया गया है, जो उसको रोक लगा दी गई है, वो सबसे बड़ा। क्योंकि उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। उसमें 1948 की बात करेंगे। 1948 में भी जब उससे पहले कुछ इंजीनियर्स का आपस में, जब 1947 में जब दोनों देशों का हुआ बंटवारा, तो 1947 में कुछ इंजीनियर्स का आपस में बातचीत होकर तो पानी जाता था। लेकिन फिर 1948 मार्च 31 मार्च 1948 के बाद 1 अप्रैल को भारत ने मना कर दिया कि हम पानी अब नहीं देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में 17 लाख करोड़ कुछ एकड़ ज़मीन जो है, मैं बताता हूँ, वो ज़मीन वो हो गई, मतलब एक तरह से वहाँ पे फसल पूरी बर्बाद होगी। और वहाँ पर एक तरह से चीख पुकार मच गई लोगों की। और लोग वहाँ के लोकल, क्योंकि उनका आप देखिए ना, उनका 90%, 80 से 90% जो है पाकिस्तान की खेती निर्भर करती है, ठीक है, इन नदी पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैप देखिए ना आप, क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल वो हो रहा है। क्योंकि उसमें पाकिस्तान की जो ज़मीन आती है ना, इसमें जैसे ये सिंधु नदी प्रणाली में जो 6 नदियाँ आती हैं, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज है, इनके मतलब किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, जिसमें 47% यानी 47% जो है वो ज़मीन पाकिस्तान की है, 39% ज़मीन भारत की है, 8% जो है वो चीन की, और 6% ज़मीन अफ़गानिस्तान में है। और इन 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का ज़मीन का जो एरिया है वो ज़्यादा है। जो जो इन 6 नदियों की जो प्रणाली, जो पानी जो जाता है, सिंधु सबसे बड़ी है, तो वो इसलिए इसको उसका नाम दिया गया है। तो 1947 में जब ये समझौता जब 31 मार्च जो 1948 तक चला, उसके बाद मैं बताता हूँ 17 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो खेती बर्बाद हुई थी। फिर ये समझौता जब दोबारा से हुआ भारत और, ठीक है, फिर उसके बाद जब 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की जब मध्यस्थता हुई थी, उस मध्यस्थता के बाद जो है ये पूरी प्लानिंग हुई। हाँ ठीक है, नेहरू जो हमारे थे उस वक्त के, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे अयूब खान, उस वक्त उनके बीच जो ये दस्तखत साइन हुए, ये जो हुआ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला। बिजली की बात कर रहे थे सर, बिजली की विद्युत परियोजना की बात कर रहे थे। बिजली
बनाने में उनके कितने जो डैम है ना वो अब वो डैम जो है वो सूख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब वो सूखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा आपको शेयर कर दूं कि जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है पाकिस्तान की इंडस वाटर सिस्टम पे वो 6000 मेगावाट है। ये पाकिस्तान की टोटल 30 से 35% जो बिजली उत्पादन है ये यहीं से होती है। इसके अलावा जो ज़्यादा रिमार्केबल है, दो प्रोजेक्ट्स, दस्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 4500 मेगावाट और डाइमर बादशाह डैम 4500 मेगावाट, मतलब 9000 मेगावाट के और प्लांट्स बन रहे हैं इनके। तो ये पावर सेक्टर के ऊपर जो है वो ज़्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है रादर देन अगर एग्रीकल्चर के ऊपर तो है ही और पानी वानी के लिए है। लेकिन आप देखिए डैम्स को इंडिया अब कंट्रोल में है इंडिया के, इंडिया चाहेगा तभी डैम्स चलेंगे। पाकिस्तान शांति से चलेगा हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पायर नहीं करेगा। इंडिया सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ पाकिस्तान मेरे अपनी ज़मीन मेरे खिलाफ यूज़ नहीं होने दे रहा है, तो इंडिया आराम से चलने दे सकता है अब, क्योंकि जो ये ट्रीटी है, जिस ट्रीटी के अंतर्गत जिस कॉन्फिडेंस से ये सब कुछ बना रहे थे, वो ट्रीटी अब निरस्त हो गई है। इसके अलावा भी देखिए जो पाकिस्तान ने कदम लिया, देखिए कल भी हमने सत्संग किया तो हमने बोला कि जो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बेसिकली दैट वाज द नी जर्क रिएक्शन। वो इंडिया का नी जर्क रिएक्शन नहीं था। पाकिस्तान ने जो किया वो नी जर्क रिएक्शन था। उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं तो वो शब्द यूज़ करूंगा जो उनकी वो 10-11 लोग समझदार अपने हिसाब से बैठे थे, वो बेवकूफ़ लोग हैं। वो बेसिकली बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि देखिए कल भी मैंने एग्रीमेंट्स की लिस्ट गिनाई। कराची एग्रीमेंट 1949 से लेके आपका कंपोजिट डायलॉग 2004 तक, कंपोजिट डायलॉग को जो चला इनकी तरफ, तो करीबन 8 एग्रीमेंट है। आपने इन 8 एग्रीमेंटों को निरस्त कर दिया। आप जब इसको निरस्त करते हैं, इसमें सबसे मेन आता है आपका शिमला एग्रीमेंट। जो शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट आपको एलओसी का कवर देता था, वो बचाव देता था कि देखिए एलओसी है, कश्मीर जो है जो हिस्से में लिया वो हमारा ही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, उन्होंने बोला कि हमने सारी ट्रीटियाँ इन अबायंस कर दी है। दैट मीन्स कराची एग्रीमेंट 1949 भी अबायंस में है। आज की डेट में देखिए हमारा मानना ये था, काफ़ी हम जब युवा जब हम हुए बड़े, नौकरियाँ वोकरियाँ करने लगे, तो एक रिमार्केबल चेंज आया दुनिया में कि इंटरनेट आया। इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन आया और इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगा कि पीछे क्या हुआ था। देखिए पहले वाले ज़माने में जो आपको हिस्ट्री की किताब पढ़ाई जाती थी स्कूल में, सरकार द्वारा कंट्रोल की हुई, आप सिर्फ वही पढ़ पाते थे और आपको हिस्ट्री उतनी पता रहती थी। लेकिन इंटरनेट के आने से हमें बहुत चीज़ें पता लगी। तो हमें पता लगा इंटरनेट, अभी मुझे पता लगा कि मतलब मैं कल से रिसर्च कर रहा हूँ शिमला एग्रीमेंट पर कि ये कितना बड़ा धोखा था हिंदुस्तान की जनता के साथ उस टाइम, कि भाई आपकी 1.5 करोड़, आपकी उनसे 3 गुना ज़्यादा जनता है और आपने सारा का सारा पानी उठा के उनको दे दिया। अपने पास क्या रखा आपने? आप नोबेल प्राइज़ के पीछे इतने पागल हो गए थे कि भाई अपने लोगों को मरवा के ही नोबेल प्राइज़ लूंगा, मैं प्यासा मार के ही नोबेल प्राइज़ लूंगा। तो मेरा मानना है कि काफ़ी कुछ गलत हुआ पुराने ज़माने में। तो अगर आज पाकिस्तान ने सारी ट्रीटियाँ निरस्त कर दी है, ये बहुत अच्छा है। ये मसला वापस 15 अगस्त 1947 पे सिर्फ जे.एंड.के छोड़ के, देखिए चूँकि 370 भी नहीं है अब, जे.एंड.के पूरा पार्ट ऑफ इंडिया है। जो उस टाइम की एग्रीमेंट्स के हिसाब से जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुई थी वो वैलिड थी, वो पार्ट ऑफ इंडिया है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर। और जो बाकी सारी ट्रीटीज़ है जिनसे हमें नुकसान हुआ, देखिए कराची एग्रीमेंट में क्या हुआ, 1949 के कराची एग्रीमेंट में क्या हुआ, हिंदुस्तान इतना हावी था, सब कुछ जीता हुआ था, आपने आधा जम्मू कश्मीर उनको दे दिया, आपने उनको आधा जम्मू कश्मीर दे दिया। तो ये ट्रीटी तो है ही थी गलत। तो मेरी खुशी है इस बात की कि ये ट्रीटियाँ पाकिस्तान ने खुद निरस्त की और अब दोबारा से हिंदुस्तान अपनी माइट से, अपनी ताकत से उनके ऊपर प्रेशर बनाएगा और दोबारा से ये सारी चीज़ें नेगोशिएट होंगी। और उससे पहले पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि जो कायराना हरकतें वो छुप के बुरके में आतंकवादियों को भेज के यहाँ पे कर रहा है, वो ना करे। जब वो बंद होगी उसके बाद कोई बात होगी। जैसा हम चर्चा में समझ रहे हैं कि रवीश ने भी डिटेल बताई, अमित ने भी डिटेल बताई, यही हमारा ड्यूटी भी है कि हम सरल भाषा में अर्थ न्यूज़ के जो हमारे साथी देखते हैं और वो इस टेक्नोलॉजी के युग में इन्फॉर्म्ड रहते हैं और फिर वो सही डिसीजन लेके डेमोक्रेसी में एक अपना योगदान देते हैं, सही इंसान को चुन के। तो बढ़ते हुए आगे चलते हैं। ये सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, खाली इंडस वाटर ट्रीटी का मैटर नहीं है, ये मैटर है ब्रॉडर कॉज का। पानी की वजहों से और ज़मीन की वजह से इंसानियत ने अपने आप को सबसे बुरे दौर में जाते हुए देखा है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी मुद्दे वही हों तो इसका मतलब इंसानियत भी ने कुछ नहीं सीखा, स्पिरिचुअलिटी ने भी कुछ नहीं सीखा और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने भी कुछ नहीं सिखाया। और आज भी हम
जो 1400 साल 1500 साल पुराने रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको बेस लाइन मान के अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं। और जो झगड़े के कारण उन चीज़ों में थे मॉडल्स, जिनकी वजहों से क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, जिनकी वजहों से फाउंडर्स ऑफ जो इस्लाम है उनके साथ जंगें हुई, आज भी मुद्दे उधर ही हैं। तो क्या इवॉल्व हुआ, क्या इवोल्यूशन हुई, क्या ग्रोथ हुई? आईफोन हमें चाहिए आज एडवांस लेवल का, कैमरे हमें चाहिए एडवांस लेवल के। तो हमें फेथ और स्पिरिचुअलिटी में भी आगे समझना है कि कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हमारी जंगों की तरफ ले जाती हैं, झगड़ों की तरफ ले जाती हैं, उनकी बजाय हम लोग वो चीज़ें लाएं जो एक दूसरे के पास आएँ। बात करनी ज़रूरी है। इंडस वाटर ट्रीटी के स्क्रैप होने से इंसानियत का मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन इंसानियत का मुद्दा बनाने से पहले जिन लोगों ने गन दे के भेजा भारत के इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, अब उनका जवाब जो है ना उसी तरीके से दिया जा सकता है। गोली का जवाब गाली से नहीं, गोली से ही दिया जाएगा। गोली तो चलेगी, लेकिन गोली से पहले जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थी भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको रिव्यू करने के लिए जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स काफ़ी टाइम से जद्दोजहद कर रही थी, उसको पॉइंट मिल गया ना, एक जेन्युइन पॉइंट मिला। इसका मतलब जो बीजेपी का एनालिसिस था पाकिस्तान को लेके वो सही साबित हुआ। और बीजेपी ने खुद भी 2 बार ट्राई करके देख लिया। पहली बार समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी बात समझौता एक्सप्रेस नहीं, पहली बार लाहौर बस सर्विस, और दूसरी बार मोदी जी जब उनके घर चले गए, जब नवाज शरीफ के। लेकिन बदले में क्या मिला? पठानकोट। बदले में क्या मिला? शेयर हमारे को टेररिज्म के अटैक्स। करगिल तो मिला लाहौर बस के बाद, और पठानकोट पे हमला किया गया उसके बाद। और एक और चीज़ समझने वाली है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 30 करोड़ लोग हैं वो सारे के सारे वॉर मॉन्गरिंग करने वाले लोग हैं, कि वो अपने आर्मी चीफ्स को इतना एम्पावर देखना चाहते हैं कि वो कुछ भी करें? बिल्कुल। क्योंकि अगर टेररिज्म के कैंप POJK में चलाए जा रहे हैं या रावलपिंडी के हेडक्वार्टर से हैंडल होते हैं, तो वहाँ कोई तो सियाना हो। तुम कर क्या रहे हो? खाना नहीं है तुम्हारे पास, रोटी नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। कभी तुम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, कभी तुम टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, कभी तुम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करते हो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा व्हाट डू यू वांट टू अचीव? वही तो। और इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ के भारत ने यह बता दिया है कि अब भारत की जो सरकार है वो पिछली सभी सरकारों की हुई गलतियों को सुधारने वाली सरकार है और निर्णायक कदम लेने वाली सरकार है। और ये बात समझनी पड़ेगी रवि, जो पहले भी कह रहा था, अगर हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं, अगर वो किसी आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो आइडियोलॉजी देश को नहीं दुनिया को तोड़ने वाली है, तो उन दोनों से लड़ने का अगर समय आ गया है तो भारत की 150 करोड़ जनता को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर बीजेपी के आइडियोलॉजी भी क्लियर है कि हमें भारत की जनता को सिक्योर करना है आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो जितना डिप्लोमेटिक स्टेप हो सकते हैं वो लेके बीजेपी सरकार जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी बाहर के दुश्मनों के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो अंदर के दुश्मनों के लिए जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम आज WT पे बैठे थे, इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि भारत हमारा जो ये प्रयास है अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में सत्य संघ के द्वारा कि हम सत्य का संघ करें, हमने उसके बारे में बात की। आप लोगों तक इंडस वाटर ट्रीटी के जो नुकसान पाकिस्तान को इमीडिएट होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, और पाकिस्तान को इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो डैमेज होगा इस ट्रीटी के स्क्रैप होने से, उसको भारत की इंपॉर्टेंस का समझ आएगा। उसको हमने कोशिश की और उम्मीद है हमारी कोशिश में हम कामयाब होंगे। और जो हमारा दायित्व बनता है एक रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं ना न्यूज़ हाउस के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने वाले लोगों के तौर पे, वो हमने पूरा किया। मिलते हैं आपके साथ दोबारा से, और कोशिश करते हैं कि जो भी माहौल इस टाइम बना है ये माहौल डिसाइसिव हो, निर्णायक हो, और जल्द ही हम भारत के जो इंटरेस्ट में, नेशन इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं वो होती देखें। और भारत की मजबूती के लिए, क्योंकि भारत की मजबूती से पूरे विश्व की स्टेबिलिटी का गारंटी होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा थॉट है, भारत एक ऐसी सोच है, भारत एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो वॉर मॉन्गरिंग नहीं करती है, लेकिन वॉर में अगर उतरे तो वॉर को निर्णायक तौर पे करके हमेशा के लिए पीस की तरफ पूरे वर्ल्ड को लेके जाने की क्षमता रखती है। जय माता दी।